हेलो स्टूडेंट्स, आज हम दूसरी मेथड सीख रहे हैं। अभी पिछले वीडियोस तक हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड नहीं सीखा था, यानी हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड और विलोपन विधि सीखा था, यानी कि एलिमिनेशन मेथड सीखा था। आज हम एक नई मेथड, जो कि ये भी आपको अच्छी लगती है और बाय नेम अगर आती है तो फिर आपको एग्ज़ाम में इसको करना होगी और मेथड आपको बहुत अच्छी लगेगी। तो इस मेथड का नाम है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, यानी वज्र गुणन विधि। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले तो आपको दो इक्वेशन को सॉल्व करना रहता है, तो पता ही है। यानी हम किसी भी मेथड से क्या करते, दो लीनियर इक्वेशंस जो दो वेरिएबल वाली होती है उनको सॉल्व करने के हमारे कोर्स में चार मेथड है। ठीक है, ग्राफिकल मेथड यानी ग्राफ विधि थी, विलोपन विधि थी, प्रतिस्थापन विधि और साथ में अब ये लास्ट में आपका वज्र गुणन विधि यानी कि फोर्थ मेथड हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, यानी एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ग्राफिकल मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो आज हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड की डिस्कस करने वाले हैं। इसमें आपको दो इक्वेशन जो रहती है उसको इस फॉर्म में ले लेंगे तो बेटर रहेगा। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन को हम ऐसा मान रहे हैं कि a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ये दो इक्वेशंस को इस स्टैंडर्ड फॉर्म में ले लेंगे। जनरली हम जैसे एलिमिनेशन मेथड में क्या करते थे, इस पैटर्न में लेते थे 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 7। तो वैसे तो इस पैटर्न में भी ले सकते हैं, बट वो फार्मूला बनाने में फिर आपको उसमें माइनस साइन का याद रखना पड़ता है। इसलिए अगर हो सके तो यहाँ 0 0 यानी कि उधर कोई भी कोफिशिएंट आपको अगर हो तो इसको इधर ले आना। मतलब पहला काम तो विलोपन, इसमें वज्र गुणन विधि में आपको ये करना है कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसा बना लेंगे। ठीक है, अब आपको जो पहली इक्वेशन होंगे उसके कोफिशिएंट्स हो जाएंगे a1 b1 c1। दूसरी कोफिशिएंट में जो दूसरी इक्वेशन में जो कोफिशिएंट्स रहेंगे वो a2 b2 और c2 कहलाएंगे। अब इसका फार्मूला बनाते सिखाता हूँ मैं आपको, फार्मूला कैसे बनता है। फार्मूला बनाने के लिए ये मैंने आपको एक ट्रिक्स बता रहा हूँ। जैसे a b और c ये साइक्लिक ऑर्डर में है, इस प्रकार से रिवर्सिंग में आपको नहीं आना बल्कि आगे ही बढ़ना है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि b से स्टार्ट करना। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? b से। इसका फार्मूला बनाते सिखाते हैं। देखिए आप, x के अपॉन में, उसके बाद इक्वल्स टू y के अपॉन में और 1 के अपॉन में। ये आपको फार्मूला 12th तक काम आता है। तो x अपॉन y अपॉन और 1 अपॉन। अब x के अपॉन में अगर करते हैं तो आप यहाँ से याद रखेंगे b से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पहला हो जाएगा BC। ये देखिए आप, फर्स्ट राउंड में हम क्या देख रहे हैं, ये आपका फर्स्ट है, ये आपका सेकेंड राउंड है और ये आपका थर्ड राउंड है। इस प्रकार से रिवर्सिंग में नहीं जाना है। जैसे इसीलिए मैंने एरो लगाए हैं। तो BC BC, CA CA और AB AB, यानी यहाँ पर आप लिखेंगे BC माइनस BC। इस प्रकार सेकेंड में आप y के नीचे लिखेंगे CA माइनस CA। इस प्रकार 1 के नीचे लिखेंगे आपको AB माइनस AB। ठीक है, रटने की कोई बात नहीं है। BC BC, CA CA और AB AB। उसके बाद में आपके 1 2 2 1 या 12 21 लिख सकते हैं। ये 12 तो यहाँ आ जाएगा 21, ये 12, ये 21, ये 12 और ये हो जाएगा 21। ये आपको फार्मूला याद करने का एक मैंने ट्रिक्स बताया, इससे आप याद रखेंगे तो कम से कम भूलेंगे नहीं। और इसका नाम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसलिए है कि इसको हम क्रॉस करके, जैसे ये a1 यानी कि x के कोफिशिएंट को हाइड करें तो देखिए b1 c2 माइनस b2 c1, ये आ जाएगा आपका। y को हाइड करेंगे तो ये आपका a1 c2 माइनस a2 c1 आएगा, जबकि यहाँ पे उल्टा है। तो ऐसी पोजीशन में फिर आपको बीच में माइनस याद रखना पड़ता था, इसीलिए बेटर आप ये फार्मूला याद रखिए। ठीक है, अब हम किसी क्वेश्चन को करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन है आपके यहाँ 3.5, एक्सरसाइज है 3.5 और इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में आपके 4 पार्ट दिए हैं। ठीक है, तो मैं आपको 2-3 पार्ट बताता हूँ, 1-2 पार्ट आप कर लेंगे। इसमें पहले तो लिखा है कि निम्नरेखीय समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है या किसके अपरिमित अनेक हल है। यानी आपको पहले तो बोलता है कि विच ऑफ देम हैज़ यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और मैनी इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और अगर अद्वितीय हल है तो उसे वज्र गुणन विधि से हल कीजिए। एंड इफ द सॉल्यूशन इज यूनिक सॉल्यूशन देन फाइंड द सॉल्यूशन इज बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। मतलब पहले आपको चेक कर लेना है। अब चेक आपको निश्चित रूप से पुरानी 3 कंडीशंस मैंने आपको याद दिलाई थी, एक बार और याद दिला देता हूँ। 3 कंडीशंस हमारी होती है। नंबर 1 होती है अद्वितीय हल, अद्वितीय हल की, यानी जिसको हम बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन में क्या कंडीशन होती थी, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। दूसरी कंडीशन होती थी कोई हल नहीं,
कोई हल नहीं। नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन की कंडीशन हुआ करती थी। इसकी कंडीशन में नॉट इक्वल्स टू को आगे बढ़ा दे तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा आपको A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 बट नॉट इक्वल्स टू आपका आगे बढ़ के C1/C2 के बीच में हो जाएगा। तीसरा कंडीशन आपका हुआ करता था अनंततः अनेक हल, अनंततः अनेक हल, यानी आपको लिखना है कि मेनी इनफाइनाइट सॉल्यूशन, मेनी इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो उसकी कंडीशन होती थी A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2। ठीक है, नॉट इक्वल्स टू पहले यहाँ रहता है, फिर नॉट इक्वल्स टू आगे पहुँच जाता है और उसके बाद नॉट इक्वल्स टू बिल्कुल हट जाता है, ऐसा आपको याद रखना है। अब यहाँ से आगे हम बढ़ते हैं कि इसके बाद क्या करना है। तीनों में से कौन सी कंडीशन अप्लाई हो रही है पहले ये देखना है। और आपको पता है कि जब यूनिक सॉल्यूशन अद्वितीय हल होता है तभी कोई भी आंसर जो x और y के आते हैं वो यूनिक होते हैं, मतलब अद्वितीय होते हैं, यानी कोई ना कोई सॉल्यूशन होता है। इस केस में आप देख रहे हैं देयर इज़ नो सॉल्यूशन, अगर ये कंडीशन अप्लाई हो जाती है तो सॉल्यूशन करने की ज़रूरत नहीं है। इस केस में हम देख रहे हैं कि मेनी इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, मतलब इसके सॉल्यूशन तो हैं बट बहुत सारे हैं, अनंततः अनेक हल है नाम है उसका, इसलिए हम उसको सॉल्व नहीं कर पाते हैं। मतलब आपको सॉल्व केवल इस केस में ही करना है, यही लिखा है। तो मैं चेक करता हूँ, जैसे पहला क्वेश्चन है इसका, पहले क्वेश्चन लिखा है कि x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल्स टू 0 और साथ में है 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। देखिए, सबसे ज़रूरी बात मैंने आपको कहा था कि अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं या ये कंडीशन से अप्लाई कर रहे हैं तो कंडीशन से अप्लाई करना हो तब भी आपको देखना है कि x के नीचे x, y के नीचे y, नंबर के नीचे नंबर और उधर इक्वल्स टू और 0 के अपान में 0 है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये नंबर उधर भी हो सकते हैं जब कंडीशन अप्लाई करें तब, बट अगर आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सॉल्व करें तो फिर ये स्टैंडर्ड फॉर्म ठीक है, देखिए इसी टाइप का है। अब आप यहाँ देखेंगे यहाँ 1 है तो A1 का वैल्यू कितना हो गया 1, B1 का वैल्यू हो गया -3, C1 का वैल्यू हो गया -3। इस प्रकार से A2 का वैल्यू हो गया 3, B2 का वैल्यू हो गया -9 और C2 का वैल्यू हो गया आपका -2। माइनस का विशेष ध्यान रखें ताकि मिस्टेक नहीं हो। उसके बाद में आपको A1/A2 करके देख लेना है, ये हुआ आपका 1/3। फिर B1/B2 करके देख लेना है, ये हुआ -3/-9। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/3। अभी तक क्या हो रहा है, A1/A2 और B1/B2 दोनों इक्वल आ रहे हैं, देख रहे हैं आप। इसमें अगर ये कंडीशन अप्लाई हो जाती तो हम आगे नहीं बढ़ते, बट यहाँ पर ये दोनों अभी इक्वल है तो इसमें भी इक्वल है और इसमें भी इक्वल है, मतलब तीसरा आपको C1/C2 भी बनाना पड़ेगा। तो C1/C2 बना के देखते हैं, ये हो रहा है -3/-2, माइनस माइनस कैंसिल हो गए तो ये आया आपका 3/2। क्या देखा आपने, A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 बट नॉट इक्वल्स टू किसका हुआ, C1/C2। A1/A2 इक्वल्स टू था B1/B2 बट नॉट इक्वल्स टू किसके हुआ, C1/C2, क्योंकि ये पार्ट इन दोनों के बराबर नहीं है और ये कंडीशन किसकी अप्लाई हो गई, देयर इज़ नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं है। तो आप सीधे सीधे यहाँ लिख देंगे कि देयरफॉर द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ नो सॉल्यूशन, अर्थात दी गई समीकरणों का कोई हल नहीं है। बस ये क्वेश्चन आपका यहीं समाप्त हो जाए, क्योंकि जब उसका सॉल्यूशन ही नहीं है तो हम सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो पहले आपको चेक करना, अगर ये कंडीशन अप्लाई होती है तो आपको सॉल्यूशन आगे निकालने की आवश्यकता नहीं है। अब ये केस अगर होता है तो आपको फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन में ऐसा होगा तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे सेकेंड क्वेश्चन निश्चित रूप से यूनिक सॉल्यूशन का है, थर्ड में आपके लिए दे रहा हूँ, थर्ड वाला क्वेश्चन। इसका थर्ड पार्ट में आप देखेंगे कि तीनों पार्ट आपके इक्वल आ जाएंगे, और जब तीनों पार्ट इक्वल आ जाएँ मीन्स ये कंडीशन आ जाएगी तो आप यहाँ आकर के क्या लिख देंगे कि देयर इज़ मेनी इनफाइनाइट सॉल्यूशन, अर्थात अनंततः अनेक हल हैं और उसको आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं लगेगी। तो थर्ड पार्ट आप होमवर्क के लिख लें और मैं आपको बता रहा हूँ अभी सेकेंड पार्ट। ओके, देखिए सेकेंड पार्ट देखते हैं हम। इसमें लिखा है 2x + y = 5 एंड 3x + 2y = 8।
इसमें पहले तो ये कहा है कि भाई आप चेक करिए इसको कि इसका कैसा सॉल्यूशन है, और चेक करने के बाद अगर आपको लगता है यूनिक सॉल्यूशन है तो उसे फाइंड करिए, ये अपना क्वेश्चन है। तो यहाँ हम यही करना चाहेंगे कि पहले तो सबसे पहला काम तो आप इसको इधर ले आइए, ताकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में सॉल्व करने में हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो वही वाला होना चाहिए जिसमें इधर 0 होना चाहिए RHS में। तो ये होगा आपका 2x + y - 5 = 0, ये इक्वेशन 1 बन गई। इसी प्रकार से 3x + 2y - 8 = 0, ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब आप a1 b1 c1 और a2 b2 c2 को डिफाइन कर लें। तो a1 का वैल्यू हम देख रहे हैं 2 है, b1 का वैल्यू देखिए, यहाँ बहुत सारे बच्चे y लिख देते हैं, y का आपको कोफिशिएंट देखना है कि गुणांक क्या है। तो गुणांक हम देख रहे हैं कि 1 है। इस प्रकार से c1 - 5, अगर कोई कोफिशिएंट नहीं होता है तो अंडरस्टूड यहाँ 1 मानना आपको, ठीक है। a2 = 3, इस प्रकार से b2 = 2 और c2 बराबर आ जाएगा -8। ये आपने a1 b1 c1 और a2 b2 c2 के वैल्यू बना लिए। अब आपको पहले चेक करना है, सॉल्व करने के पहले चेक करना है कि क्या इनका यूनिक सॉल्यूशन है। तो a1/a2 को देख लेते हैं कि a1/a2 वैल्यू क्या आ रहा है, ये आ रहा है 2/3। इसी प्रकार से b1/b2 का वैल्यू चेक करते हैं, ये आ रहा है 1/2, ठीक है, 1/2। और जब ये दोनों आपस में बराबर नहीं है तो तीसरा वैल्यू निकालने की आवश्यकता नहीं है। मेरी बात समझ में आई आपको? अगर ये और ये इक्वल नहीं है तो यहीं से स्पष्ट हो गया कि a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। और जब ये आपस में इक्वल नहीं है इसका मतलब ही ये हुआ कि देयर इज़ यूनिक सॉल्यूशन, यानी कि इनका कैसा है, अद्वितीय हल है। समीकरण निकाय का द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ यूनिक सॉल्यूशन, यानी कि समीकरण निकाय का कैसा है, अद्वितीय हल है। और अद्वितीय हल होता है मीन्स इसका कोई ना कोई आंसर आपको अवश्य आएगा। तो इसको फिर आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो समीकरण 1 एवं 2 को वज्र गुणन विधि से हम हल करते हैं, है ना। सॉल्व द इक्वेशन 1 and 2 बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के लिए आपको मैंने फार्मूला बनाते सिखाया था कि x के अपान में, देन y के अपान में, और फिर 1 के अपान में। x के अपान में क्या बताया था, BC - BC, CA - CA, और इस प्रकार से AB - AB। ये CA लिखा है तो CA ही लिखना है, ऐसा नहीं कि AC लिख दें आप, ठीक है। इसीलिए साइक्लिक ऑर्डर बनाया था, BC BC, CA CA, AB AB। इसके बाद यहाँ 1 2 2 1, 1 2 2 1, 1 2 2 1, ठीक है। अब वैल्यू डाल दीजिए आप इसमें, x के अपान में, फिर ये y के अपान में, और ये 1 के अपान में। देखिए क्या वैल्यू डालना है, एक B1 C2, B1 दैट इज़ B1 एंड C2, यानी 1 एंड -8। माइनस वैल्यू हो तो ब्रैकेट में रख दीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद में ये माइनस आपका फार्मूले का ही माइनस है, B2 C1, B2 और ये C1, यानी कि 2 और -5। इस प्रकार से y के नीचे हम देख रहे हैं कि C1 A2, तो C1 और साथ में A2, यानी कि -5 के साथ में कितना है, 3। फिर माइनस आपको रखना है, बीच का ये माइनस होता ही है, C2 A1, C2 और A1, यानी -8 के साथ में A1 यानी 2। इस प्रकार से A1 B2, A1 यानी 2 है, और साथ में B2 मतलब 2 × 2। फिर माइनस आ जाएगा A2 B1 यानी 3 × 1। ओके, इस प्रकार से सब वैल्यू एक बार और चेक कर लीजिए आप। x/-8 आया, ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई -8, ये माइनस आपका अभी भी लगा रखा है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो -10 आएगा। फिर y के अपान में इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आप जानते हैं कि प्लस माइनस जब भी मल्टीप्लाई में हो अपोजिट साइन तो हमेशा माइनस क्रिएट होता है, माइनस का 15, फिर माइनस आपका ये माइनस है -16, इसके बाद में 1/, ये 4 और -3। ऐसे स्टेप वाइज आप सॉल्व करेंगे तो मिस्टेक भी नहीं होगा और आपको मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे, ठीक है। -8 माइनस आप जानते हैं कि दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसलिए माइनस प्लस हो जाएगा। y के अपान में आप देख रहे हैं -15 और माइनस प्लस तो 16। इस प्रकार से 1 के अपान में 1। एक स्टेप और देते हैं, x/2 बचा, देख रहे हैं आप 10 - 8 से कितना बचेगा, 2। y के अपान में 16 - 15 करेंगे तो 1, जैसे 1 के अपान में 1। जब ये यहाँ तक की स्टेप आ जाए
तब आपको फर्स्ट पार्ट यानी x वाले पार्ट को इस कोफिशिएंट के साथ लेना है, थर्ड वाले के साथ, तो इससे x का आंसर आ जाएगा। देखिए आप, देयरफॉर x/2 इक्वल्स टू 1/1, यानी x का वैल्यू अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 2। इसी प्रकार से अगर इन दोनों पार्ट को लेंगे, फर्स्ट और थर्ड को लिया था तो x का वैल्यू आया, सेकेंड और थर्ड को लेंगे तो आपका y का वैल्यू आ जाए, तो y/1 इक्वल्स टू 1/1, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y का वैल्यू आ गया 1। ये आप आंसर लिख दें कि x का उत्तर तो 2 आया और y का उत्तर 1 आया। आपको अगर समय रहता है एग्जाम में तो आप इसको चेक भी कर सकते हैं। मान लिया जाए मैं यहाँ पुट करता हूँ x की जगह 2 तो 2 2 4 और प्लस y की जगह मेरे पास वैल्यू 1 आया है। क्या इन दोनों का सॉल्यूशन 5 आ रहा है? निश्चित रूप से आ रहा है। किसी भी इक्वेशन में आप चेक करके इसको देख सकते हैं। ओके, तो मुझे लगता है आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी अच्छा लगा होगा। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन में 4 पार्ट थे, मैंने आपको 2 बताए, तो और थर्ड और फोर्थ आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, ये निश्चित रूप से आप करेंगे। ठीक है, उसके बाद में वर्ड प्रॉब्लम और कुछ बचे इस क्वेश्चन, ये हम अभी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। ओके, थैंक यू।